प्लेटफॉर्म। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप सभी? हाउ आर यू ऑल? आई एम प्रियंका, योर यूजीसी नेट पेपर 1 फैकल्टी। अभी चल रहा है जी हमारा यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, और आज जो हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक आपका टाइप ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का भी आज हम करेंगे, कॉन्टिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव वाला। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। ज्वाइन हो जाइए सभी क्लास में। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो एक बार, और एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब? मेरे पास तो क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके। अच्छा, आज आपकी क्लास है 9 PM भी, आज आपकी मेरी ही क्लास होनी है यूट्यूब पे, ठीक है? तो ज्वाइन हो जाना। और जो यूट्यूब पर क्लास होनी है ना आपकी, टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs करवाती हूँ उसमें, तो ये मत सोचा करो कि ऐप पे ही ज्वाइन होना है, यूट्यूब पे नहीं होना है, क्योंकि यूट्यूब पे मैं और भी नई नई चीजें करवाती हूँ। जैसे कुछ थ्योरीज होगी वो मैं यूट्यूब पे करवाती हूँ, कुछ मॉडल्स होगे वो मैं यूट्यूब पे करवाती हूँ PYQs के साथ ही, ठीक है? तो आज भी एक दो टॉपिक देखेंगे यूट्यूब पर जो आपके इंपॉर्टेंट है, और बाकी अभी अभी करेंगे हम टॉपिक्स, ठीक है? बाकी तो PYQs करेंगे 2023 के, फेब और मार्च। फेब की कंप्लीट हो गया, मार्च की लेके आई हूँ आज तो मैं, जो मार्च में हुआ था एग्जाम्स, मार्च वाली शिफ्ट में। ओके, हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? PDF मिल गई थी सभी को फेजेस ऑफ टीचिंग की? उसके बाद कौन सी PDF अपलोड की मैंने? फेजेस ऑफ टीचिंग के बाद वही थी लास्ट? हाँ वही थी लास्ट, उसके बाद तो हमने इवेल्युएशन स्टार्ट किया। मिल गई थी ना सभी को PDF? आज यूट्यूब, हाँ आज यूट्यूब पे भी 9 PM क्लास। ऐप पर भी क्लास है, हाँ जी ऐप पर तो चलो चल ही रही है आपकी क्लास अभी, और यूट्यूब पर भी मेरी क्लास है आज, यूट्यूब पर भी और ऐप पे भी। आज मुझे ही झेलो आप दोनों टाइम में। PYQs की है, हाँ जी PYQs है, और PYQs के साथ आपको पता है कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो मैं करवा देती हूँ, जो PYQs में पूछे होते हैं, लाइक आपके मॉडल्स थ्योरीज हो गए, तो वो मैं वहां पे ही करवा देती हूँ यूट्यूब पे। इंपॉर्टेंट है क्लास, यूट्यूब की भी और ऐप की भी। ओके मैम। अच्छा, PDF के रिगार्डिंग है किसी को कोई प्रॉब्लम? फेसिस ऑफ टीचिंग मिल गया सबको? मैम कहाँ पर PDF भेजी है? कौन सी दीपमाला? अच्छा, ऐप वाली PDF। कंटेंट में जाओ, कोर्स में जाओ, दिसंबर पेपर 1 नोट्स, फेसिस ऑफ टीचिंग यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड बाय प्रियंका, 30 के 30 कोर्सेज में अपलोड कर दिए मैंने, ठीक है जी? करें क्लास को स्टार्ट? किसी का कोई डाउट है? और क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से। काफी टॉपिक है अभी जो कवर करने हमने। मिल गया है PDF? अच्छा मैम कहाँ पर है PDF भेजी? मिल गया है सभी को? गुड, ठीक है, थम्स अप दे दो फिर सभी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओ, मेरे बोलने से पहले ही, वेरी गुड। ओके, ये है जी मेरी क्लास की टाइमिंग, जो कि आपको पता ही है यूट्यूब पर होती है। आज भी क्लास है आपकी यूट्यूब पर, आज है मंडे, और कल भी आपकी क्लास है यूट्यूब पर। PYQs करेंगे आज, टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट 1 जो आपका चल रहा है ऐप पर, इसके करेंगे PYQs। और कौन से वाले? 2023 और मार्च वाली, ठीक है? मार्च वाली शिफ्ट के 2 मार्च 4 5 6 जितने भी थे, 6 मार्च तक, ठीक है? 6 7 मार्च तक जो एग्जाम्स हुए थे जून में, वो करेंगे हम। जून में नहीं, मार्च वाले, ठीक है? 2023 वाले। और वॉल्यूम क्लियर है ना? कम तो नहीं आ रही वॉइस मेरी कहीं? ऐप पे तो आपको पता ही है मेरी क्लासेस थ्योरीज की होती है ऐप पर। यूनिट 1 आपका चल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड है यूनिट 1 आपका, और काफी हम टॉपिक यहाँ पे कवर कर चुके हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ के साथ ही यूनिट 4 आपका कंप्लीट हो चुका है कम्युनिकेशन का, और उसके PYQs भी करवाए हैं यूट्यूब पर मैंने 2023 और 2022 के, ठीक है? तो वो भी देख लेना, जिन्होंने नहीं देखा है रिकॉर्डेड क्लास देखो, PDF देखो, रिवीजन करो। ओके, एग्जाम भी देखो 2 3 महीने ऐसे ही बीत जाने हैं। अब वो 2 3 महीने आप पढ़ स्टडी करके गुजार लो या फिर बेले रह के गुजार लो, वो आप पे डिपेंड है, पर 3 महीने बीतने तो है। ये 3 मंथ आपके लिए तो नहीं वेट करेंगे, आपके लिए तो नहीं रुकेंगे, आपके अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे। अब 3 मंथ है, एक स्टूडेंट होगा जो मजे करके गुजार लेगा, बेले रह के गुजार लेगा, एक स्टूडेंट होगा जो मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, रिविजन करेगा, PYQs लगाएगा, कंसिस्टेंसी रहेगी जिसकी लाइफ में, ठीक है? वो तो देखो नेट JRF क्वालिफाइड कर पाएगा डेफिनेटली। अब जिसने रहना बेले, जिसने नहीं करना कुछ नहीं, कि 3 मंथ पढ़े, 3 मंथ पढ़े, वेट करते करते वो 3 मंथ बीत जाने, फिर दिसंबर में आके रोना स्टार्ट। अब क्या करे, 1 महीना रह गया, रिवीजन करे, पढ़ाई करे, कंसेप्ट करे, क्या करे?
फिर सिर पकड़ के बैठने से बढ़िया है अभी से लेकर अपनी तैयारी को मजबूत रखो। ओके जी। जब देखो कोई लड़ाई पे जाता है या कोई जंग पे जाता है ना, वो वहां पे ग्राउंड में जाकर ट्रेनिंग नहीं करता है। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग पहले हो चुकी है, 3 to 4 मंथ या फिर 6 मंथ पहले ट्रेनिंग हो जाती है। जंग में जाके सिर्फ लड़ाई करनी होती है। वहां पे जाकर अगर ट्रेनिंग करने लग गया ना, तब तो हो लिया, उतनी देर गोलियां भी बच जानी। ओके, करते क्लास को स्टार्ट। ये है जी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का वॉल्यूम। पता नहीं मेरी आवाज कम जा रही है, क्या हो रहा है, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा जोर से बोला नहीं जा रहा है। टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। लर्नर्स के भी कुछ कुछ चीजें हम कर चुके हैं, जैसे कि आपका डोमेन्स कर चुके हैं। इसके अलावा हम करेंगे, जैसे ही हमारा इवेल्युएशन और असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है ना, अभी हो जाएगा, या तो आज हो जाएगा या फिर नहीं तो कल तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा कंप्लीट होता है फिर हम करेंगे आपका जनरेशंस और करेंगे पेडागोगी, एंड्रागोगी एंड ह्यूटागोगी। ठीक है, तो इसमें ही हो जाएगा हमारा सारा लर्नर करेक्टरिस्टिक्स। ओके, फिर हमारे 5-6 टॉपिक रहते हैं ज्यादा। आज मैथ की क्लास क्यों नहीं हुई है? नहीं हुई आज मैथ की क्लास, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है आवाज, ठीक है ओके। आप तक पहुंचनी चाहिए, बाकी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज स्लो बोल रही हूँ, थोड़ा बोला नहीं जा रहा, पता नहीं। मुझे कोई बताएगा असेसमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस होता है? असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस होता है? मैम इतने सारे टाइप्स के अंदर टाइप्स होती है, ऊपर से उसके अंदर की बातें, इतने सारी चीजों को कैसे याद रखें मैम? मल्टीपल टाइम रिवीजन। देखो, एक मूवी अगर आप देखते हो 3 घंटे की होती है। ठीक है, तो एक मूवी में एक ही चीज थोड़ी होती है, उसकी माँ भी है, बेटा भी है, गर्लफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड भी है, बच्चे भी है, लड़ाई भी है, झगड़े भी हैं, और वो काफी सारी चीजें, तो वो याद रहती है, हो जाती है ना याद। तो बस पढ़ाई को एक इंटरेस्ट की तरह लो। हाँ, मैं ये नहीं बोलती कि आपको सब कुछ ही मान लो, आपने 100% सिलेबस किया, आपको 100% याद रहेगा, ऐसा तो देखो किसी का भी माइंड नहीं है। 100 में से आपको अगर आपको 60% या 70% भी याद रहता है, तो भी आप JRF क्वालिफाइड कर जाओगे। ठीक है, कई तो ऐसे होते हैं मेरे जैसे स्टूडेंट, 100 में से मुझे तो वैसे 50% तक रहता है याद है। ठीक है, बाकी तो सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस और एक एजुकेशन गैस बोलते हैं एक। ठीक है, एजुकेशन गैस की जब आपने पढ़ाई की होती है तो कहीं ना कहीं आपका वो एजुकेशन गैस भी काम आता है, चीजों का आपका मीनिंग है तो वो कहीं ना कहीं काम आता है। 60, 70, 50% भी अगर आता है ना आपको 100 में से, तो भी हो जाएगा नेट JRF ड्यूरिंग सेशन इवेल्युएशन एंड ऑफ द कोर्स। ओके, हाँ असेसमेंट आपका ठीक है मीनू नागवन, जो आपने बोला है ना, ये असेसमेंट देखो आपका ये होता है जो हम कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं ना। असेसमेंट मीन्स कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं हम। ओके, और इवेल्युएशन होता है आपका जब हम लास्ट में करते हैं, जज करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, वो होता है आपका इवेल्युएशन। ठीक है, ये भी इवेल्युएशन फोकस फाइनल आउटकम, ये देखो, और असेसमेंट टीचिंग एंड लर्निंग अटेंशन। ठीक है, असेसमेंट इज डन एट बिगनिंग और ये एट द एंड, जजमेंटल है और ये डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव है। ठीक है, ये तो क्लियर है सारा, इजी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ये 3 हमने किए थे। ठीक है, इसके अलावा भी हमने डायनामिक और वो डायनामिक और क्या किया था, एक और टॉपिक किया था डायनामिक वाला। डायग्नोस्टिक क्या है, फॉर्मेटिव क्या है, समेटिव क्या है, सिर्फ मुझे 1 लीनियर में आंसर चाहिए। वन लीनियर में आंसर चाहिए मुझे, फास्ट। फिर स्टार्ट करना हमने, आज हम करेंगे इप्सेटिव, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, और इवेल्युएशन वाला एक है CCE वाला। ठीक है, वो करेंगे। इवेल्युएशन के टाइप में आता है मेनली, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवेल्युएशन वाला। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक क्या है, फॉर्मेटिव और समेटिव क्या है, नैदानिक, रचनात्मक और युगात्मक, 1 लीनियर में। या फिर अगर मैं बोलूं असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट फॉर और असेसमेंट एज, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, वेरी गुड, लुकिंग बैकवर्ड, डायग्नोस्टिक, हाँ जी ठीक है, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग क्लासरूम स्टूडेंट क्वेश्चन, वेरी गुड, सही है। ओके, ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेंथ वीकनेस को देखना मेनली, और आपकी नॉलेज को चेक करना, प्रीवियस है चाहे फिर आपकी करंट नॉलेज है, वो भी चेक करना, डायग्नोस करना, जांच पड़ताल करना एक तरह से। ठीक है, समेटिव आफ्टर क्लास, ठीक है, वेरी गुड, ओके।
डन है जी आपका, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग या फिर सीखने का आकलन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है, ऑफ वाला समेटिव, फिर लास्ट में ऑफ कर देंगे, ठीक है। एंड ऑफ द कोर्स क्या करेंगे? ऑफ हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये निमोनिक बना लेना, ऑफ करना मीन्स ये वाला ऑफ कर लेना इसको, ठीक है। आपको याद रह जाएगा कि एंड ऑफ द कोर्स जब खत्म हो जाता है तो हम बोलते नहीं ऑफ कर दो, बंद कर दो, मीन्स कोर्स बंद कर दिया, ठीक है। कोर्स बंद कर दिया क्योंकि फाइनल एग्जाम ले लिए, फाइनल एग्जाम ले लिए। अब अगले साल आप नेक्स्ट क्लास में बैठोगे। फॉर मीन्स चलता रह रहा है, ठीक है। फॉर फॉर्मेटिव, एज, ठीक है, एज चेक करना, जांच पड़ताल करनी, सीखने के रूप में मूल्यांकन, सीखने के रूप में जांच पड़ताल, स्ट्रेंथ वीकनेस प्रीवियस या फिर करंट नॉलेज को चेक करना स्टूडेंट की। ओके ओके जी। डायग्नोस्टिक कमजोरियों को दूर करना, बच्चों के बारे में पता लगाना है कितना सीख रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड मिस अफरीन जी। ठीक है जी, करते हैं जी फिर स्टार्ट। अब ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया है, रूब्रिक्स भी हो गया है। हाँ, इप्सेटिव, इप्सेटिव आकलन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी न्यू न्यू वैसे इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर हम 2022 तक की बात करें तो ये कुछ पूछा नहीं गया था। 2023 में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए थे ये, ठीक है, 2023 में। तो ये रख लो आप कि जब भी हम असेसमेंट पढ़ते हैं ना, तो असेसमेंट में आपको मेनली डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और आपका समेटिव वगैरह दिया गया होता है, ठीक है। बट ये इप्सेटिव ये आपका न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है एक तरह से। ओके, इसमें यूजीसी नेट के एग्जाम में, how many of your students get a bad grade on a test and get so discouraged they stop trying? आपके कितने छात्र हैं जिन्हें किसी परीक्षा में खराब ग्रेड मिलते हैं और वे इतने निराश हो जाते हैं कि प्रयास करना ही बंद कर देते हैं? उसके लिए होती है इप्सेटिव असेसमेंट, ठीक है। कि मीन्स उनको जांच पड़ताल करना है कि यार उनको अगर ग्रेड बेकार मिल रहे हैं तो वो पढ़ाई उन्होंने बंद कर दी एक तरह से, ठीक है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए असेसमेंट है। इप्सेटिव असेसमेंट क्या बोलती है? आर वन ऑफ द टाइप ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, ये भी आपका एज लर्निंग है मेनली। अब देखो, अगर आपको असेसमेंट एज लर्निंग पूछा गया और साथ में आपको ऑप्शन दिया गया डायग्नोस्टिक और इप्सेटिव, तो सबसे जो बेटर होगा वो इप्सेटिव वाला होगा, ठीक है। अगर बेस्ट वन चूज करना होगा तो इप्सेटिव करोगे, वैसे एक साथ नहीं लिया जाएगा, या तो डायग्नोस्टिक देंगे या इप्सेटिव देंगे अगर इन्होंने असेसमेंट एज लर्निंग पूछा तो। लेट्स कंपेयर प्रीवियस रिजल्ट विद द सेकंड ट्राई। अब देखो, प्रीवियस नॉलेज डायग्नोस्टिक में भी वही था हमारा कि प्रीवियस नॉलेज और करंट नॉलेज को चेक करना स्टूडेंट की, उसके बिहाफ पे उसको जांच पड़ताल करनी कि इसको कितना आता है, कितना इसको नहीं आता, कहाँ ये कमजोर है, कहाँ ये मजबूत है, कहाँ इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो इप्सेटिव भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि हाँ, जब उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे और वो निराशा में चला गया कि अब मुझे पढ़ना ही नहीं, मेरे नंबर नहीं अच्छे आ रहे, तो वहां पे उसको पुश करना, मीन्स उसको उठाना। दैट कंपेयर प्रीवियस रिजल्ट विद द सेकंड ट्राई मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू सेट गोल्स एंड इंप्रूव देयर स्किल, मीन्स उसको ये बोलना। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार मैं आपको बोलती हूँ, आप बोलते हो मैम अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हमारे मॉक टेस्ट में, तो मैं क्या बोलती हूँ, रहने दो मॉक टेस्ट, क्यों देना, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे छोड़ दो परे। मैं क्या बोलती हूँ कि देते रहो, ठीक है। अभी आपके बुरे मार्क्स आ रहे हैं, आप अपने आप को इवेलुएट करो और जहाँ पे आपके गलत हो रहा है आप उसको इम्प्रूव करो, ठीक है, उस पर वर्क करो, तो नेक्स्ट टाइम आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये हो गया जी मोटिवेट करना, और इसको बोलेंगे हम इप्सेटिव असेसमेंट। कि जब आपके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे तो एक तरह से टीचर का काम है कि स्टूडेंट को असेस करो कि कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ क्यों उसके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। दूसरा, उसको ये बोलो कि आप एग्जाम बार बार देते रहो और बार बार आप क्या करो, बार बार आप टेस्ट देते रहो, तो आपका आ जाएगा अच्छा मार्क्स, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, तो यही है जी आपका, एक तरह से मोटिवेट करना स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए। ट्राई बट डोंट क्राई, वेरी गुड मोहम्मद जी, गुड। अब देखो, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और असेसमेंट और आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं आपको, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और एक है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ठीक है। इससे समझाऊंगी आपको मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी, फिर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब देखो, आपका यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, यस या नो? ये है आपका यूजीसी यूजीसी नेट का एग्जाम, ठीक है, सिर्फ नेट की बात करेंगे अभी। यूजीसी, अब जो क्राइटेरिया ना, जनरल कैटेगरी के कितना है, कितने होने चाहिए, 55% है, और एससी कैटेगरी के कितने हैं, 50% है। ये तो एक क्राइटेरिया या एक परसेंटेज
परसेंटेज है ये, ठीक है, परसेंटेज है ये क्राइटेरिया एक परसेंटेज है जो एज इट इज ऐसा ही रहेगा, ये सबके लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो जितने भी एससी कैटेगरी के हैं सबके लिए 50%, जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं सबके लिए आपका 55%। एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, ये सबके लिए सेम रहेगा, मीन्स एक परसेंटेज सेट की गई है। क्लियर है? लार्ज ग्रुप के लिए बोलो आप, ये लार्ज ग्रुप के लिए हो जाएगा ना ये। अब अगर हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करें, ध्यान देना प्लीज, मानक, ठीक है, मानक संदर्भित आकलन। अगर हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करें तो यूजीसी नेट में अब मान लो किसी के 60% आ रहे, किसी के 70% आ रहे, किसी के 80% आ रहे, यहाँ पे इंडिविजुअल जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, उनको यहाँ पे चेक किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे 60% है, आपके 70% है, तो एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पर नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट है आपका, एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे सुन रहे हो ध्यान से मेरी बात, एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल रैंक्स यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। मेनली मैं थर्ड रैंक की 3 रैंक ही लूंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, रैंक्स। दूसरा परसेंटाइल, परसेंटाइल में भी तो वही होता है ना, रैंक्स ही पता लगते हैं कि किसका कितना परसेंटाइल है, किसी का 99 होता है, किसी का 100 होता है, किसी का फिर उसी भी हाफ पे होता है। बाकी जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया का सिंपली मीनिंग है कि भाई फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड क्राइटेरिया है, इतना तो होना ही चाहिए मिनिमम, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इतना तो होना चाहिए। अब अगर मैं छोटी क्लास के बच्चों की बात करूं, ये तो था यूजीसी नेट का एग्जाम्पल, अगर इससे भी नहीं समझ आया एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ध्यान देना प्लीज मेरी बात पे, ठीक है। अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, मैंने क्राइटेरिया रखा, फॉर एग्जांपल मैं 8th क्लास की टीचर हूँ, मैंने क्राइटेरिया रखा कि जो मेरे पास स्टूडेंट है भाई उसको ऐड करना भी आना चाहिए, उसको माइनस करना भी आना चाहिए, उसको मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए और उसको डिवाइड करना भी आना चाहिए। ये है जी मेरा क्राइटेरिया, ठीक है, ये तो भाई उसको आना ही चाहिए, ये मेरा क्राइटेरिया है स्टूडेंट को। और अगर मैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करूं तो मैं क्या चेक करूंगी कि दूसरे बच्चे के साथ उसका कंपैरिजन करूंगी, ठीक है, उसके आईक्यू टेस्ट का कंपैरिजन करूंगी दूसरे बच्चों के साथ, वो हो जाएगा मेरा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, रेफरेंस्ड असेसमेंट। तो यहाँ पे मैं बच्चे को नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट में क्या होगा, दूसरों के साथ कंपैरिजन करके मुझे बच्चे को असेस करना है, उसका आकलन करना है। क्राइटेरिया में एक मैंने क्राइटेरिया सेट किया है कि इतना तो होना चाहिए, तभी मैं उसको अपनी क्लास में लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी, मीन्स तभी वो पास हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये सिर्फ एक निमोनिक है, वैसे टीचर का काम है कि चाहे बच्चा कमजोर है, चाहे बच्चा इंटेलिजेंट है, चाहे जैसा मर्जी है, उसको बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, ठीक है, ये टीचर का काम है। ये सिर्फ आपको एक निमोनिक दिया जा रहा है कि इतना क्राइटेरिया होना चाहिए तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्लियर है? अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्राइटेरिया लार्ज ग्रुप है और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आपका स्मॉल ग्रुप है। सेकंड थिंग, परसेंटेज, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। परसेंटेज और परसेंटाइल में कंफ्यूज मत होना, परसेंटाइल रैंक्स नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आ जाएगा और आपका ग्रेड हो गया और आपका परसेंटेज हो गया, ये आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में आ जाएगा। ओके जी, कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट रैंक परसेंटाइल, वेरी गुड, हाँ जी, गुड। साथ के साथ ना लिख लिया करो, इससे क्या होगा ना कि जब हम देखो, अगर हम लर्निंग की बात करें, शायद हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था कि कहाँ पे पढ़ा था, आर पढ़ा था ना, ट्रिपल आर, कुछ ट्रिपल आर पढ़ा था हमने, रीडिंग, राइटिंग, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, ठीक है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग, ये चीजें होनी चाहिए, रीडिंग भी होना चाहिए, राइटिंग भी होना चाहिए, लिसनिंग भी होना चाहिए। ओके, और वो पिक्चर्स में जब हम देखते हैं, ठीक है, विजुअल, ये भी होना चाहिए, शायद VAR के मॉडल था वो, ठीक है, विजुअल और ये ओरल, विजुअल, राइटिंग और काइनेस्टिक। इप्सेटिव असेसमेंट का क्या एग्जांपल होगा, मिस अफरीन, फॉर एग्जांपल आपने दिया मॉक टेस्ट, मिस अफरीन की बात कर रही हूँ मैं, आप कह रही मॉक टेस्ट में 50%, क्लियर है, आपने बोला मैम मैंने नहीं देना टेस्ट, मेरे तो बहुत बुरे मार्क्स आते हैं। अब मैंने जब असेसमेंट किया, आपको मैंने असेस किया, मान लो आपको कि हाँ, जब मैंने आपका टेस्ट चेक किया तो आपके थे 50%, ठीक है, और आप निराश पड़े हो कि मैंने नहीं देना अब टेस्ट, मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। तो मेरा क्या काम है कि मैंने आपको पहले असेस किया, ठीक है, आपकी कमजोरियों को देखा, सारी चीजों को देखा, फिर मैंने सिंपली आपको ये बोला कि आप ना मेहनत करो,
मेहनत करो आप, और नेक्स्ट टाइम आप फिर से टेस्ट दो, नेक्स्ट टाइम आपके इससे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इंप्रूवमेंट करो आप, ठीक है, जहाँ पे भी आपकी कमजोरी है उनको चेक करो, इंप्रूवमेंट करो, नेक्स्ट टाइम आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये होता है जी इप्सेटिक असेसमेंट, कि आपको चेक करके अगर आप निराश हो चुके हो, आपने नई पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए असेसमेंट की जाती है कि ताकि आप और सेकेंड टाइम ट्राई करो। जैसे कि मोहम्मद जी ने, कि किसने रिप्लाई किया था, ट्राई डोंट कराए, ठीक है, मीन्स आप ताकि ट्राई करते करते रहो, आप रुको ना, मोटिवेशन देना। हाँ जी, क्राइटेरिया फिक्स्ड हो जाएगा और ग्रेड परसेंटेज हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ओके मिस अफरीन क्लियर है? हाँ जी, थम्स अप आ गया। अब देखो यहाँ पे भी वही दिया है, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, वैसे मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छा एग्जांपल्स दे दिया है आपको, आई होप आपको समझ आ गया होगा नॉर्म और क्राइटेरिया। देखो, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट डिजाइन टू कंपेयर एन इंडिविजुअल टू अ ग्रुप ऑफ देयर पीयर्स, यूजली बेस्ड ऑन नेशनल स्टैंडर्ड एंड ओकेजनली एडजस्टेड फॉर एज, और ये तो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है फिर, ठीक है। इन्होंने तो अपना एग्जांपल दिया, बट मैंने आपको एजुकेशन से रिलेटेड दिया है कि लाइक एज के बीच कंपैरिजन करना, जातीयता और अन्य जनसंख्या के लिए समायोजित किए जाते हैं, ठीक है। इप्सेटिव, अब देखो यहाँ पे दिया, अनलाइक इप्सेटिव असेसमेंट वेयर द स्टूडेंट इज ओनली कंपीटिंग अगेंस्ट देमसेल्फ। अब जो इप्सेटिव है ना, एक और चीज याद रखना, ये तो सिर्फ अपने आप का है, अपने आप का आकलन करना है, देमसेल्फ। पर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ड्रॉ फॉर अ वाइड रेंज ऑफ डाटा पॉइंट्स टू मेक कंक्लूजन अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट। ओके, स्टूडेंट के अचीवमेंट के लिए। इप्सेटिव आकलन के विपरीत, जहां छात्र केवल खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा है, मानक संदर्भित आकलन छात्र की उपलब्धि के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए डाटा बिंदु के मीन्स की फर्स्ट डिवीजन किसकी आई, सेकंड किसकी आई, थर्ड किसकी आई, स्टूडेंट अचीवमेंट की बात कर रहे हैं। बट इप्सेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे, कि वो खुद को चेक कर रहा है और उसको और ज्यादा उसको ये बोलना है तू नेक्स्ट टाइम और टेस्ट दे ताकि तेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। क्लियर है? तो ये तो क्लियर है। आईक्यू टेस्ट, फिजिकल असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज कॉलेज एडमिशन टेस्ट। अब देखो, स्टैंडर्डाइज कॉलेज एडमिशन टेस्ट सेट, ये कौन सा होता है आपका, स्टोकेस्टिक असेसमेंट टेस्ट होता है, और आपका जीआरई ग्रेजुएशन वाला टेस्ट होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए जो हम टेस्ट देते हैं, स्टोकेस्टिक अगर हम मीनिंग ले, जो मीन्स स्कूल एजुकेशन के वो होते हैं ना, स्कूल्स और आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको क्वालिफाई करना होता है, फिर वो जाता है क्लास में। आजकल तो जैसे छोटे छोटे बच्चों के भी इंटरव्यूज होते हैं। क्लियर है जी? यस या नो में रिप्लाई करो। क्लियर है? आईक्यू टेस्ट, रैंक, परसेंटाइल, स्मॉल ग्रुप, ये भी याद रख लेना, ठीक है, ये भी याद रख लेना। रैंक्स, परसेंटाइल, स्मॉल ग्रुप, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम्पल पूछे जाते समटाइम एग्जाम में। वेरी गुड, बड़े जल्दी समझ गए यार। अब देखो, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट असेसमेंट, कंपेयर द स्कोर ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट टू अ लर्निंग स्टैंडर्ड, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, और बेंचमार्क, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। स्टैंडर्ड की जगह क्या यूज कर देते हैं, बेंचमार्क। स्टैंडर्ड वही होता है हमारा 50% स्टैंडर्ड है, 60% है कि 70% है, ठीक है, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है या फिर एक फिक्स्ड बेंचमार्क होता है। तो स्टैंडर्ड की जगह समटाइम आपके एनटीए वाला क्या यूज करेगा, बेंचमार्क। अब बेंचमार्क दे देगा आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नॉर्म रेफरेंस था कि आपका ये था क्राइटेरिया रेफरेंस था। इसलिए बोलती हूँ कि जो मीनिंग होते हैं ना, शब्दों के मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको पीडीएफ भेजती हूँ, ठीक है, तो जैसे मान लो कि जेओडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाला, ठीक है, जेपीडी, तो इन शब्दों के मीनिंग को भी सर्च करना है। जैसे हमने एक दिन पढ़ा था एमसीक्यूज में मॉडलिंग। अब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मॉडलिंग तो वही होगी जो मॉडल होते हैं, जो फैशन डिजाइनर और मॉडलिंग करते हैं। बट यहाँ पे मॉडलिंग का मीनिंग क्या था, कि एक नमूना है। जैसे मेरे लिए शाहरुख खान एक मेरा मॉडल है, ठीक है, हाँ मैं उसको फॉलो करती हूँ। जैसे होता है ना कि मेरे लिए आदर्श कौन है, तो यहाँ पे वो वाला मॉडलिंग यूज हुआ था, ठीक है। ये था आपका कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप में आता है मॉडलिंग और आर्टिकुलेशन और स्कैफोल्डिंग वगैरह, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, आज करेंगे यूट्यूब पर उसको। शब्दों के मीनिंग भी पता होने चाहिए आपको, ओके। स्टैंडर्ड, बेंचमार्क, क्राइटेरिया, हाँ जी मोहम्मद जी, ये तीनों चीजें, ठीक है। क्राइटेरिया तो चलो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बाकी स्टैंडर्ड और बेंचमार्क एंड परफॉर्मेंस लेवल इंडिपेंडेंट ऑफ अदर स्टूडेंट अराउंड देम इन द क्लासरूम। दिस मीन्स मेजरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट, ये देखो ग्रेड लेवल, मैंने क्या बोला था, ग्रेड लेवल, परसेंटेज, परसेंटेज और ग्रेड। Standard and can include end of unit or final test to assess student understanding.
मानदंड क्या है? एक व्यक्तिगत छात्र के स्कोर की तुलना उसके आसपास के अन्य छात्रों से स्वतंत्र सीखने के मानक और प्रदर्शन स्तर से करता है। ठीक है, कक्षा में इसका मतलब ग्रेड स्तरीय मानकों के विरुद्ध छात्र के प्रदर्शन को मापना है। इसमें छात्र की समझ का आकलन करने के लिए इकाई के अंत या अंतिम परीक्षण शामिल हो सकते हैं। क्लियर है जी? तो मेनली क्या याद रखोगे? एक तो लार्ज ग्रुप के लिए यूज होगा, एक ग्रेड के लिए यूज होगा, और एक आपका क्राइटेरिया बेंचमार्क हो गया, और क्या हो गया आपका परसेंटेज हो गया। ठीक है, परसेंटेज हो गया, इसके लिए यूज होगा जी। ओके जी। कितने बजे यूट्यूब पर? 9 PM है जी। इसकी हिंदी सेम है। कैसे मतलब? मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। क्लियर है? यस या नो? बाकी यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, एक तो ये ब्लर है, दूसरी बात मुझे इमेज नहीं मिल रही थी इसकी, और तीसरी बात ये हिंदी में नहीं होता है। फिर जो ये इमेजेस वाले होते हैं ना, ये हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए पता नहीं क्या करना होता है। तो पढ़ लिया जाए इसको कि खुद पढ़ लोगे? नेक्स्ट कंसेप्ट करवाऊं? मीनिंग पता चल गया तो थोड़ा तो अपनी तरफ से भी एफर्ट डालो। ओके, रहने दो, इसको पढ़ लेना। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे हार्डली इसको पढ़ने में। वही सारी चीजें यहाँ पे जो अभी तक पढ़ाया आपको, देख लो। वही है, परफॉर्मेंस वन ऑफ ग्रुप टेस्ट टेक अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ टेस्ट, परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट अगेंस्ट द क्राइटेरिया कवर्ड इन द करिकुलम। ओके, वही है सारा क्राइटेरिया। देखो मेगा, जो आपका क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया जैसे हम बोलते हैं ना कि ये क्राइटेरिया होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब देखो आपका एग्जाम्पल मतलब आपकी तरफ से फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लड़का देखना है मैरिज के लिए। ठीक है, तो आपने कुछ बेंच मार्क या स्टैंडर्ड तो फिक्स रखे होंगे ना, कि जॉब होनी चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, तो ये बातें तो होनी ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। एक बेंच मार्क, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है। ठीक है, एक ग्रेड रखा है आपने, परसेंटेज रखी है कि इतना तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 100% में काफी चीजें रखी है, फिर आपने ये रखा है चलो 50% तो होना ही होना चाहिए कम से कम। मान लो 100% जो बातें आपने बोली है वो उसमें नहीं है, बट 50% तो होनी ही होनी चाहिए कम से कम, वो होता है क्राइटेरिया। ओके मेघा, क्लियर है? नेट के एग्जाम से भी समझा दिया, 50% SC वालों के लिए क्राइटेरिया है, और स्कूल के लेवल पे भी समझा दिया है कि मानो मैं एक टीचर हूँ और मेरा क्राइटेरिया ये है कि जो मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आना ही चाहिए। ओके जी, ये मेरा क्राइटेरिया है। क्लियर है? गुड। अब देखो, एक है आपका CCE, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, इवेल्युएशन में आएगा आपका मेनली ये। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। अब जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव की बात आ गई, स्पेलिंग से ही पता लग रहा है कि बड़ा सा लग रहा है ये तो कुछ। ठीक है, ओवरऑल सा लग रहा है ये तो, ओवरऑल चीजों की बात कर रहा है ये तो। कॉन्टिन्यूस फिर वही डेली डेली बेस्ड चीजें, हम डेली तुझे देखेंगे, डेली तुझे ताकेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल इमोशन, मेंटल, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, एग्जाम्पल ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। बहुत बार तो देखो ये एज इट इज लाइन, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, एज इट इज लाइन। अब अगर हम इवेल्युएशन की बात करें, वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक आर यूज टू असेस एंड इवेल्युएट द स्टूडेंट प्रोग्रेस। मींस ऐसी वेराइटी, ऐसी टूल्स, ऐसी टेक्निक यूज की जाए जिससे हम स्टूडेंट की असेसमेंट, स्टूडेंट को हम असेस कर सके। मींस ये ना हो कि सिर्फ हम पेन कॉपी के जरिए स्टूडेंट को असेस करें, डिफरेंट डिफरेंट तरह से स्टूडेंट को असेस करें, हम उसको हम गेम्स के थ्रू असेसमेंट करें। मीन्स गेम्स के थ्रू हम उसको PYQs करवाए, या फिर हम क्विजेस के थ्रू उसको क्वेश्चनिंग करें, या वाइवा ले, या इंटरव्यू ले, इस तरह से हम क्या करें, इवेल्युएशन करें एक स्टूडेंट का। ओके जी, व्हाट हैपेंड, ये क्या है? ये है CCE। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE, या फिर ये पूछा जाता है CCE नॉन। ठीक है, ऐसे करके कुछ पूछा जाता है, या फिर CCE। पर इतना इजी मुझे लगता नहीं है कि अब पूछा जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। कंटिन्यूस की डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव में डाल दी जाए, कॉम्प्रिहेंसिव की डेफिनेशन कंटिन्यूस में डाल दी जाए। सतत और वो हिंदी में बताऊंगी अभी। ठीक है, अब कंटिन्यूस का मतलब ही जैसे आपको पता है डेली, डेली बेस्ड।
चेकिंग होनी है जी स्टूडेंट की, ऐसे नहीं कि बस लास्ट में एक बार एग्जाम ले लिया हो गया, नहीं, डेली बेस पे चेक करेंगे हम स्टूडेंट को। रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटी कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, रेगुलर हम उसको चेक करेंगे स्टूडेंट को, सतत, लगातार और व्यापक मूल्यांकन। क्लियर है ये सीसीई। इवेल्युएशन में ऐसी वेराइटीज टूल टेक्निक्स को यूज करना है स्टूडेंट को असेस करने के लिए, सिर्फ ओनली पेन बेस्ड नहीं कि पेन कॉपी लिया और स्टूडेंट को असेस किया, उसका टेस्ट लिया, नहीं, मीन्स इंटरव्यू ले लो, क्विज ले लो, उसको असेस करो बेस्ट वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक का यूज करके। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, हाँ जी, ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है या फिर स्टेटमेंट असर्शन बेस पे भी ये पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके। अब देखो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की अगर बात की जाए, CCE or continuous and comprehensive evaluation is a process of evaluating the child's development in all the school related activity। जो आपकी स्कूल रिलेटेड एक्टिविटी होगी इसको बोलेंगे स्कॉलेस्टिक, ठीक है, स्कॉलेस्टिक, एक मिनट, स्कॉलेस्टिक, ठीक है, स्कूल रिलेटेड आपकी एजुकेशन से और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो एक्टिविटी होगी स्कॉलेस्टिक होता है वो, ठीक है। अब दिस प्रपोजल वाज डायरेक्टेड अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। किसने इंट्रोड्यूस किया था ये, किसने इसको वो दिया था, प्रपोजल वाज डायरेक्टेड अंडर दी, किसके अंडर आया था ये था आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इंपॉर्टेंट है ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट ये भी एग्जाम में पूछा गया बहुत बार, फिर चाहे वो आपका बीएड का एग्जाम हो, फिर चाहे आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम हो या फिर सेट का एग्जाम हो, पूछा जाता है ये भी। मैम प्लीज टेल डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन इन द एंड ऑफ क्लास। अभी ज्ञान मिश्रा स्टार्टिंग में जो करवाया मैंने, लेट हो गए थे आप। देखो जो असेसमेंट है ना आपका, ये आपका कॉन्टिन्यूस बेसिस पे है सबसे मेनली, या फिर आप ये बोलो ड्यूरिंग क्लास हो गया आपका असेसमेंट, पर जो आपका इवैल्यूएशन है ना ये एंड ऑफ द कोर्स होता है एक तरह से, ठीक है, एंड ऑफ द मीन्स। अब देखो यहाँ पे तो क्या सारी चीजें मिक्सअप हो रही है ना, अगर हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो सिंपली हम बोलेंगे जज करना या फिर जस्टिफाई करना, ठीक है, जज करना या फिर जस्टिफाई करना फाइनल आउटकम। बट असेसमेंट में हम क्या गुंजाइश रखते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इंप्रूवमेंट भी करेंगे, डेली डेली हम स्टूडेंट को असेस भी करेंगे, ठीक है, मीन्स उसका टेस्ट लेकर हम उसको असेस करेंगे, उसकी एक्टिविटीज के थ्रू हम उसको असेस करेंगे कि कितना उसको आता है कितना उसको नहीं आता है, मीन्स फाइनल रिजल्ट नहीं देंगे हम असेसमेंट में, उसको डायरेक्ट ही पास या फेल नहीं कर देंगे, बट इवेल्युएशन में हम फाइनल रिजल्ट देंगे, उसको फाइनल आउटकम होगा वो या तो पास होएगा या फिर फेल होएगा। ओके, अभी ज्ञान मिश्रा क्लियर है? ये मैंने अपनी लैंग्वेज में बताया आपको, एज इट इज वैसे ऐसा ही है ये। असेसमेंट का मतलब है कि आप फेल नहीं करोगे स्टूडेंट को, आप उसको नंबरिंग दोगे, कुछ नंबर्स दोगे, कुछ मार्क्स दोगे, ठीक है, जैसे कि टेस्ट हो गया और आप उसको डेली असेस करोगे जैसे फॉर्मेटिव था आपका, ठीक है, आप उसको डायग्नोस करोगे, उसकी प्रीवियस करंट नॉलेज स्ट्रेंथ वीकनेस देखोगे। बट जो आपका इवेल्युएशन है ये तो आप डायरेक्ट जज करोगे, जस्टिफाई कर दोगे डायरेक्ट, ठीक है, कि हाँ ये पास है या फिर ये फेल है, फाइनल आउटकम हो जाएगा एक तरह से। मैम प्लीज टेल मी, चौधरी जी ने क्या पूछा है? मैम रिकॉर्डेड क्लास कल की नहीं मिली। अच्छा कल की नहीं मिली, ये तो फिर उनको पता होगा ना, मेरा तो देखो मेरा तो ऐप पर काम है पढ़ाना और पीडीएफ अपलोड करना, ठीक है, जो रिकॉर्डेड का सिस्टम है वो मेरे पास नहीं है, ये ऐप जो मीन्स के जीतू सर जो भी फैकल्टी है और ठीक है जो बैक एंड फैकल्टी है उनका काम है रिकॉर्डेड क्लास का, बट फिर भी मैं पूछूंगी सर को कि क्यों नहीं दिए। वैसे तो है कल की रिकॉर्डेड क्लास, आपके कोर्स में नहीं होगी, मे बी चेक कर लेना एक बार, लाइव लाइव क्लास में जाना है, ओके, लाइव क्लास में जाना है और यहाँ पे एक बॉक्स सा बना होगा REC, उस पर क्लिक करना तो मेरी क्लास आ जाएगी। कल तो संडे था, कल मेरी वैसे क्लास भी नहीं हुई है, कल तो संडे था, कल तो मेरी क्लास ही नहीं थी, कल तो जीतू सर की क्लास थी मे बी। मैम हाईलाइट के लिए येलो कलर मत यूज किया करो। अच्छा क्या हुआ है, आंखों में चुभ रहा है कि दिख नहीं रहा? दिखता नहीं है येलो कलर, दिखता नहीं है क्या येलो कलर? ठीक है नहीं करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009, दिख नहीं रहा, ओके ठीक है, सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी मैं ये, ओके कोई और कलर यूज कर लेंगे। लग तो मुझे भी फीलिंग तो आ रही थी कुछ ऐसी कि क्या पता ये नजर ना आए,
पर चलो आपने क्लैरिफाई कर दिया। राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009 इंपॉर्टेंट है, बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हायर एजुकेशन भी दे सकता है वो आपको फंसाने के लिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है चारों की चारों, ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। सतत एंड जो आपका व्यापक मूल्यांकन है, सीसीई, फर्स्ट ऑफ ऑल सीसीई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। व्यापक मूल्यांकन स्कूल से संबंधित सभी गतिविधियों में बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रस्ताव 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भारत के केंद्रीय माध्यमिक, ये देखो माध्यमिक, यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकता है, शिक्षा बोर्ड और भारत में राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित किया गया था। ये है जी अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट। हाँ जी, प्रपोजल वाज वेरी गुड। जीतू सर की क्लास भी 7 PM ही होती है, जब मेरी क्लास नहीं होती तो जीतू सर की होती है फिर 7 PM। देखो पेपर 1 की जो क्लास टाइमिंग है मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, एक है 4 PM, एक है 7 PM। कहाँ पर? ऐप पर, पेड कोर्सेज है ये आपके। 9 PM है यूट्यूब पर, बस 3 ही टाइम है, यूट्यूब पर है और ये कैसी है, फ्री है। और मैं तो यूट्यूब पर करवाती हूँ PYQs, ऐप पर करवाती हूँ थ्योरीज, ये सिस्टम चलता है जी। और बाकी PYQs के साथ समझाती भी हूँ आपको जो न्यू न्यू टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जारी रखें, जारी तो रख लेंगे पर औरों को भी तो बताना पड़ेगा ना, क्लासेस का ही पता नहीं होगा तो क्लास कैसे अटेंड कर पाएंगे फिर ये लोग। अब एम्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है आपका, इवेल्युएट एंड गाइड द स्टूडेंट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस की बात होगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूस में आपका मेनली आ जाएगा फॉर्मेटिव और समेटिव आ जाएगा, ठीक है, और ये आपकी स्कॉलेस्टिक आ जाएगी, स्कॉलेस्टिक अभी आगे चल के हो जाएगा आपको क्लियर। ये फॉर्मेटिव समेटिव पढ़ चुके हो, स्कॉलेस्टिक का मतलब मैंने बता दिया आपका स्कूल, इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन। जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव की बात आ गई, बता दिया आपकी इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स वगैरह सारी चीजें, एटीट्यूड वगैरह सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव में आ जाएगा। आप ये बोलो कि ओवरऑल हो जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव में। व्यापक का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ओवरऑल। ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको निमोनिक स्टार्टिंग में बताया था, बड़ी सी स्पेलिंग है, सारी चीजें इंक्लूड होगी, इमोशंस, फीलिंग, एटीट्यूड, वैल्यूज, ओके, सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होगी। बट कॉन्टिन्यूस में आपकी फॉर्मेटिव, समेटिव एंड स्कॉलेस्टिक, स्कॉलेस्टिक का देखते हैं, ये मुझे लग नहीं रहा। फॉर्मेटिव और समेटिव देखो अभी, ठीक है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव, इसको कट करो, स्कॉलेस्टिक को, इसको रहने दो, इसको आगे देखते हैं, ये मुझे कॉम्प्रिहेंसिव में लग रहा है। अब देखो, इवेल्युएट एंड गाइड द स्टूडेंट इन ऑल एस्पेक्ट, एजुकेशन सेक्टर में भी हो गया, एकेडमिक भी हो गया, और आपका इमोशनल और आपका फिजिकली और वैसा भी हो गया चेक, ठीक है, एकेडमिक भी हो गया, इमोशन और फिजिकली भी चेक हो गया, मेंटल फिजिकली, ओके। अब इम्प्रूव लर्निंग आउटकम बाय फोकसिंग ऑन स्किल्स एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। कॉग्निटिव की अगर बात की जाए तो किससे रिलेटेड है, बताएगा कोई मुझे? कॉग्निटिव आपका किससे रिलेटेड है? नॉलेज से रिलेटेड है, एटीट्यूड से रिलेटेड है, कि आपका, हाँ इतना ही बता दो, नॉलेज की, एटीट्यूड कि आपका फिजिकल एक्टिविटीज, हाँ 3 चीजें। कॉग्निटिव आपका नॉलेज है, कि आपका एटीट्यूड है बी, और सी है जी आपके पास फिजिकल एक्टिविटी, नॉलेज। और नॉलेज में क्या आएगा आपका, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब आपके मस्तिष्क से रिलेटेड है, मेंटल से रिलेटेड है, मीन्स कि आप में सोचने समझने की शक्ति है, आप में डिसीजन लेने की शक्ति है, ठीक है, आप में सही गलत को पहचानने की शक्ति है। मीन्स यहाँ पे आप इमोशनली अटैच नहीं होगे, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, क्या इमोशन होना भाई उसमें, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा आपका। अफेक्टिव किसने दिया ये, अच्छा अफेक्टिव हो गया एटीट्यूड, हाँ जी वेरी गुड मेघा जी, मुझे लगा कि अफेक्टिव उसमें बोल रहे हो आप कॉग्निटिव में। अब देखो, इनकरेज रेगुलर असेसमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव। अब रेगुलर असेसमेंट क्यों होगा, बता सकता है कोई? रेगुलर असेसमेंट कॉन्टिन्यूस की वजह से होगा। एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है, मान लो मैंने 10 बातें सुनी है, ठीक है, 10 बातें मैंने सुनी है, कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है, ज्ञान का निर्माण करना, बोलो आप, और आप लॉजिकल थिंकिंग बोलो, ठीक है, मीन्स मैंने 10 बातें सुनी है, ठीक है, सुना समझा, अब जो मुझे सही लगेगा ना मैं वो करूंगी, कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं ऐसे लोगों को, जो सही लगेगा वो करूंगी।
नियमित मूल्यांकन और रचनात्मक आलोचना को प्रोत्साहित करें। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट जो होते हैं अच्छे होते हैं। ये वही हो गया रैशनल और लॉजिकल में तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाएंगे तो हम क्यों विश्वास करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है कोई चांद सितारे तोड़ के लेके आए। मोमोज लाते, चाउमीन लाते और मोमोज, चाउमीन, पिज्जा ये चीजें लाते तो हम मान भी लेते कि हाँ ये लाया जा सकता है, पर चांद सितारे थोड़ी तोड़ के लाएंगे। ओके अब देखो, रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन स्टूडेंट। अब ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जो आपको कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव है ये क्यों यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बार बार स्टूडेंट को असेसमेंट किया जा रहा है, उसको मेंटली भी चेक किया जा रहा है, उसको फिजिकली भी चेक किया जा रहा है, उसके इमोशंस को भी ध्यान में रखा जा रहा है, सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है, तो उसका स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा, प्रेशर भी रिड्यूस होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और मान लो कि अब जैसे हमारी डेली क्लास होती है, ठीक है, और मैं डेली आपको असेस करती हूँ, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा ना। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, सॉरी, नेटवर्किंग कनेक्टिविज्म में आता है। कंस्ट्रक्ट की बात कर रही हूँ विज्ञान मिश्रा, में कनेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। कंस्ट्रक्ट, नॉट कनेक्ट। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट लिखा है, कंस्ट्रक्ट, ध्यान से पढ़ो प्लीज। कनेक्ट तो हो गया ना आपका नेटवर्क में, बट कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म। चांद सितारा लाना अब बड़ी बात नहीं है। हाँ गया है चंद्रयान ना ऊपर, चांद लेके तो आया वो नीचे। चांद सितारे ये ना नेचुरल चीजें जो गॉड के अंडर है। अगर चांद धरती पे आ गया ना, मतलब ये उलट फुलट हो जाएगा ना फिर, क्योंकि गॉड ने सोच समझ के धरती बनाई है। अब आकाश नीचे कर दो, धरती ऊपर कर दो, ऐसा थोड़ी अच्छा लगेगा। अब सपोज मान लो मेरे पास नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं अभी ज्ञान मिश्रा, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए क्लास में जो टीचर को भी करेक्ट करे। मैं तो खुश रहती हूँ ऐसे स्टूडेंट से, इट मीन्स कि स्टूडेंट पढ़ता है, इट मीन्स कि उसको चीजें समझ आती है। ठीक है, तो वेरी गुड, मुझे पसंद है ऐसे स्टूडेंट। बट मेरे पास नो इंटरनेट कनेक्टिविटी आ रही है, क्या क्लियर है सब कुछ? क्लियर है क्या? आवाज, वॉइस, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? और मैम लोग लैंड प्लॉट परचेज करना ही अप्रोच कर रहे हैं। तब तो ऐसा करो ना, अब हवा भी रख लो अपने पास स्टोर करके, ठीक है, और बर्फ भी, स्नो भी रख लो अपने पास स्टोर करके, सारी चीजें रख लो। ओके, अब देखो ब्लड भी बना लो तब तो फिर, वैसे भी अभी तक साइंस ब्लड नहीं बना पाई है, ठीक है, ये तो नेचुरल चीजें हैं, मतलब गॉड के, मतलब गॉड के अगेंस्ट हम कभी भी नहीं जा सकते, जैसे कि हमने वो पढ़ा था ना ट्रांसपर्सनल वाला, हायर अथॉरिटी बहुत ज्यादा। मैम बोलो ना, नो एनी इशू, क्लियर है, ठीक है। हाँ ओके, तो मैं बोल रही थी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट था, ठीक है, और वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा ने बोला मुझे। तो अगर आप लोग मुझे रिप्लाई करते हो या करते हो ना, या करेक्ट करते हो, तो वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ये लगता है कि इट मीन्स कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं, वो इन्वॉल्व है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके जी, तो वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा जी। हाँ जी, अभी किसी का और डाउट? ओके, रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रेशर ऑन स्टूडेंट, ये समझ आ गया ना सबको? Enable the instructions with prolific teaching, प्रशिक्षकों को विपुल शिक्षण के साथ सक्षम बनाए। प्रोलिफिक, एक मिनट मुझे देखने दो क्या है ये प्रोलिफिक, ये मैंने चेक नहीं किया था। प्रोलिफिक, आप लोग करना तो जरा इसका मीनिंग सर्च करना प्रोलिफिक का, फिर मुझे भेजना मीनिंग, ठीक है। कनेक्टेड, मैसेज शो नहीं हो रहे आपके। प्रोलिफिक का मीनिंग सर्च करो कोई, फिर मुझे बताओ क्या मीनिंग बता रहा है इसका प्रोलिफिक। और विपुल शिक्षण के साथ सक्षम बनाए, है कोई? मैसेज ही कर दो, हेलो कुछ भेज दो, मैसेज शो नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं आ रहा। फील्स एम्पटी आ रहा है, स्टार्ट सेंडिंग मैसेज टू इंटरेक्ट इन योर क्लास। हेलो, हाँ अब जाके आया मेघा जी। शिवांगी कुमारी, हेलो, ठीक है ठीक है, अब जाके मैसेज आया। प्रोलिफिक का मीनिंग सर्च करो कोई, ठीक है, कोई प्रोलिफिक का मीनिंग सर्च करो।
प्रोलेफिक है या प्रोलेफिक है, हाईली प्रोडक्टिव, ओके ओके ठीक है, हाईली प्रोडक्टिव, इनेबल द इंस्ट्रक्टर्स विद हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है, मीन्स एक बेस्ट आउटकम चाहिए हमें, ठीक है, प्रोडक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी, प्रशिक्षकों को विपुल शिक्षण के साथ सक्षम बनाए, हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है, ओके। अब देखो फीचर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन की अगर हम बात करें, इनेबल्स इफेक्टिव टीचिंग, तो ये तो बिल्कुल सही है, प्रभावी शिक्षण सक्षम बनाता है। अब डेली डेली जब आपकी असेसमेंट हो रही है या फिर डेली डेली जब आपको इवेल्युएट किया जा रहा है, ठीक है, तो फिर आपको क्या होगा, आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ेगी, मेमोरी स्किल, अब मान लो मैं डेली डेली क्लास में क्वेश्चनिंग करूंगी तो कहीं ना कहीं आपको नहीं आता होगा, ठीक है, और भी बच्चे आंसर देंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब डेली डेली क्लास में बच्चे डाउट पूछेंगे, ठीक है, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी तो आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, तो ये इफेक्टिव बनाएगा आपको कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, हाईली प्रोडक्टिव, ठीक है मोहम्मद जी, गुड। अब देखो कंडक्ट कॉन्टिन्यूस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट की प्रोग्रेस के लिए छात्र प्रगति का निरंतर मूल्यांकन करता है, भविष्य के लिए शिक्षण अधिगम योजनाएं बनाने में मदद करता है, क्लियर है ये तो। हेल्प्स टू क्रिएट टीचिंग लर्निंग प्लान्स फॉर फ्यूचर, ठीक है, छात्रों में अच्छा दृष्टिकोण पैदा और मूल्य आत्मसात करता है। क्रिएट गुड एटीट्यूड, इम्बाइड गुड वैल्यूज इन स्टूडेंट, अब देखो अगर हम एटीट्यूड और वैल्यूज की बात करें, ये कहाँ पर आएगा, कॉन्टिन्यूस में आएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव में आएगा, एटीट्यूड वैल्यूज कहाँ आएगा, कॉन्टिन्यूस में आएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव में आएगा, सतत में आएगा कि व्यापक में आएगा, बताओ जी। सह शैक्षणिक विकास में सुधार करने में मदद करता है, मूल्य, मूल्य हो गए आपके और आपका दृष्टिकोण, हाँ जी, कॉम्प्रिहेंसिव में आएगा। मेरी पीडीएफ में गलत लिखा है मिस अफरीन, ये दो दो पर्यायवाची भी हो सकता है ना, जो मेरे पास होगा वो कुछ और होगा, जो आपके पास होगा वो पर्यायवाची हो सकता है वो, ठीक है, सिनोनिमस हो सकता है। कौन सा बोल रहे हो, नॉन रेफरेंट टेस्ट वाला, मानक संदर्भित आकलन, मानदंड संदर्भित आकलन पर्यायवाची हो सकता है, तो पर्यायवाची हो सकता है। अब वेरी गुड, हाँ कॉम्प्रिहेंसिव में आएगा। और अगर मैं एकेडमिक की बात करूं, एकेडमिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक कहाँ पर आएगा आपका, कॉन्टिन्यूस में आएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव में आएगा, एकेडमिक, ओनली एकेडमिक, अगर मैं एकेडमिक चीजों की बात करूं, ओनली एकेडमिक, नो एटीट्यूड, नो वैल्यूज, नो इमोशन, नो फीलिंग्स, कॉन्टिन्यूस में, वेरी गुड। हेल्प्स टू इम्प्रूव स्कॉलेस्टिक एज वेल एज को स्कॉलेस्टिक ग्रोथ, स्कॉलेस्टिक आपका वही स्कूल, एजुकेशन सेक्टर्स और इंस्टीट्यूशन, और को स्कॉलेस्टिक हो गया आपका आपकी वो लाइफ स्किल्स होगी, आपकी एटीट्यूड हो गया, और आपकी वो होगी सोशल स्किल्स होगी, ठीक है, को स्कॉलेस्टिक वो हो जाएगा आपका, मीन्स कि जब अनदर एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब इंकरेज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है जी, रिड्यूस स्ट्रेस वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनेबल इफेक्टिव टीचिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एटीट्यूड वैल्यू स्किल्स इमोशन मेंटल एकेडमिक स्कॉलेस्टिक और स्कॉलेस्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बोल रही हूँ इट मीन्स कि इसका कोई रोल है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ या फिर स्टार लगा दे रही हूँ, ठीक है, इट मीन्स कि इनका कोई रोल है, क्लियर है। एकेडमिक मीन्स होती है जो आपकी डिग्रीज होती है ना, जैसे आपकी +2 की डिग्री होगी, बीए की डिग्री होगी आपकी, और पढ़ाई से रिलेटेड आपका मेनली स्टडी से रिलेटेड होता है एकेडमिक, स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एकेडमिक। एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, बहुत क्वेश्चन बने जी यहाँ से, अभी जो अभी जून में एग्जाम हुआ ना 2023 में, डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में, मुझे नहीं पता आपकी शिफ्ट में आया कि नहीं आया, जिन्होंने भी नेट जेआरएफ का एग्जाम दिया होगा, बहुत क्वेश्चन बने जी यहाँ से। एस्पेक्ट्स ऑफ, सतत और व्यापक मूल्यांकन के पहलू, ठीक है, क्या क्या पहलू थे इनके, एक तो आपका ये स्कॉलेस्टिक को स्कॉलेस्टिक, ठीक है, द असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इंक्लूड बोथ स्कॉलेस्टिक को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटीज, करिकुलर एंड कोर सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अच्छा कोर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, कोर सब्जेक्ट आपके कौन से सब्जेक्ट होता है, कोई बता सकता है मुझे,
लास्ट टाइम मैंने बताया था कोर सब्जेक्ट, एक होता है जनरल सब्जेक्ट, एक होता है जनरल, एक होता है कोर। कोर सब्जेक्ट कौन सा होता है? इकोनॉमिक्स, वेरी गुड। जो मीन्स इम्पोर्टेंट है एक तरह से, इम्पोर्टेंट तो सारे ही होते हैं कि एक मतलब कि जैसे मान लो आप जिसमें मास्टर्स करते हो वो आपका एक कोर सब्जेक्ट है। इसका क्या बताया था मैंने क्लास में लास्ट टाइम? कोर सब्जेक्ट का मतलब जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेफिनेटली, और सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे मेरा कोर सब्जेक्ट कॉमर्स है, आपका इकोनॉमिक्स होगा, किसी का एजुकेशन होगा, किसी का लॉ लॉ होगा, ठीक है मैम। डोमेन सब्जेक्ट जिनसे ऑनर होता है, हाँ जी, हाँ मेन सब्जेक्ट, वेरी गुड। हाँ ये मैं बोल रही थी, मेन सब्जेक्ट जो होता है ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका कोर सब्जेक्ट, वेरी गुड। Related areas are included within scholastic activities whereas life skills, attitude and value। ये देखो, ये PYQs में भी करवाया मैंने अभी, मे बी जहां तक मुझे याद आ रहा है स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। ये मैंने करवाया था, लाइफ स्किल्स आना था, एटीट्यूड आना था, वैल्यूज आना था। और अगर यहाँ पे एकेडमिक दिया होगा डी ऑप्शन में तो वो नहीं आएगा, लाइफ स्किल्स आएगा, एटीट्यूड आएगा एंड वैल्यूज आएगा। इंपॉर्टेंट आर इंक्लूडेड विद इन को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी। प्रदर्शन के मूल्यांकन में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों गतिविधियां शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है जी, जो अंडरलाइन कर रही हूँ। पाठ्य चर्चा और मुख्य विषय, हाँ मुख्य मेन सब्जेक्ट, ठीक है कोर में संबंधित क्षेत्रों को शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है, जबकि जीवन कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को सह, ठीक है को स्कॉलेस्टिक में आएगा ये, सॉरी। लाइफ स्किल्स आ गया, एटीट्यूड आ गया और वैल्यूज आ गया, गतिविधियों में शामिल किया जाता है। ओके मैम, कोर होता है मेन सब्जेक्ट, हाँ जी ऑनर्स पेपर, ओके। स्कॉलेस्टिक हो गया जी आपका वही एकेडमिक बेस्ड, आपका माइंड से रिलेटेड आपका, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन दिया गया है, अब ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया था? ब्लूम टैक्सोनॉमी ने। और कॉग्निटिव डोमेन में कितने थे आपके ऑब्जेक्टिव्स बोलो या फिर एलिमेंट्स बोलो? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। इसका क्या था? KCAA कैसी, ठीक है। और एक था आपका रूएक, एक था आपका, एक मिनट, रूएक, सी लास्ट में आना था ना, क्रिएटिंग लास्ट में आना था, रूएक। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालिसिस, अप्लाइंग और एनालिसिस एंड आपका इवेल्युएशन, ठीक है, इवेल्युएशन एंड क्रिएटिंग। हाँ जी, तो यही था जी। अब देखो जो स्कॉलेस्टिक है, मैंने जैसे कि बोला आपका, ये आपका मेनली किससे रिलेटेड करेगा? एक तो आपका स्कूल्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस होगी, एजुकेशंस हो गया, और पूरी तरह से आपकी जो मेंटली एबिलिटीज होती है वो हो गया, ठीक है, नॉलेज, एबिलिटी, और ये सारी चीजें, एकेडमिक्स हो गया, ठीक है, सारी चीजें, नॉलेज हो गया, यहाँ से रिलेट होगा स्कॉलेस्टिक। मीन्स कि आप ये रख लो कि यहाँ पे जो आपकी इमोशंस है, एटीट्यूड्स है, जो आपकी फीलिंग्स है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे स्कॉलेस्टिक में। जो स्कॉलेस्टिक असेसमेंट होगी उन चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। बाकी इनको डिटेल में पढ़ लेना, हिंदी में भी देख लो एक बार। शैक्षिक मूल्यांकन आपकी स्टडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, आपके इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएगी आपके शैक्षिक मूल्यांकन में। 2001 रूएक, वेरी गुड, तेज हो रहे हो, तेज हो रहे हो, वेरी गुड। अब तो नाम लेते दे रहे हैं, आप तो बड़े तेज हो गए हो। अब तो बस कैसी बोलते दे रहे हो, ईयर बता देते हो, रूएक बोलते दे रहे हो, ईयर बता देते हो। कॉग्निटिव डोमेन के है जी एलिमेंट्स, ये भी बता देते हो, वेरी गुड। अगर मैं यही पूछूं कि आर स्क्वायर वॉक किसका है, आर स्क्वायर VOC किसका है, किसका एलिमेंट्स, या फिर किसके मेथड, या फिर किसके ऑब्जेक्टिव, या फिर किसके स्किल्स है? आर स्क्वायर वॉक 2001 1956, वेरी गुड। जब ऐसे रिप्लाई देते हो ना तो लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हो, हाँ आप लोग सीरियस हो इस एग्जाम के लिए। अफेक्टिव का, तेज हो रहे हो, गुड गुड गुड, वेरी गुड। आई एम पैन अगर पूछे किसका है तो क्या बोलोगे? आई एम पैन, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, परसीजन, पैन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। एलिमेंट्स बोलो, मेथड्स बोलो, ऑब्जेक्टिव्स बोलो, स्किल्स बोलो। साइकोमोटर का,
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। अब देखो को स्कॉलेस्टिक में आएगा आपका लाइफ स्किल्स आ जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा एंड सोशल वैल्यूज आ जाएगी। यही बताना था बस इसमें इंपॉर्टेंट। इट हैज बीन अ लॉन्ग एंड रिपीटेटिव प्रैक्टिस ऑफ मोस्ट स्कूल्स ऑफ फोकस मोर ऑन स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी व्हाइल इग्नोरिंग द को स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी विद मेजर एजुकेशन रिफॉर्म इंट्रोड्यूस। सह शैक्षणिक, सह का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को किसी के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, को, जैसे मान लो हम बोलते हैं ना को एजुकेशन, ठीक है, तो को का क्या मतलब हो जाता है आपका, जब बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम जोड़ देते हैं किसी को किसी के साथ, ठीक है, कोएड जैसे हम बोलते हैं, जो जोड़ना। अब मान लो एजुकेशन तो थी स्कॉलेस्टिक में क्या था आपका, स्टडी तो थी। अब स्टडी के साथ क्या क्या जोड़ दिया यहाँ पर, लाइफ स्किल्स हो गए, एटीट्यूड हो गया, सोशल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। ये एग्जाम में पूछा गया और ये अभी भी पूछा जा सकता है, या तो इनकी मीनिंग पूछे जाएंगे। अब एटीट्यूड क्या, एटीट्यूड तो आपको पता ही चल गया होगा, लाइफ स्किल्स भी और सोशल वैल्यूज भी, जीवन कौशल, नजरिया और सामाजिक मूल्य। को स्कॉलेस्टिक तीन चीजें आ जाएगी, स्कॉलेस्टिक में कॉग्निटिव, जहां पे कॉग्निटिव आ गया वहां पे आपको पता होना चाहिए नॉलेज से रिलेटेड, मेंटल से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड। ओके, साथ साथ में होना। कि जोड़ दिया आप किसी चीज को और एक्स्ट्रा जोड़ दिया जी। अब देखो, अगर हम लाइफ स्किल्स की बात करें, ठीक है, कोर स्किल्स या फिर हम जो लाइफ स्किल्स हैं, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्जांपल्स लेके आई हूँ, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, एग्जांपल से ही इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें लाइफ स्किल्स में, क्या आ जाता है आपका, सेल्फ अवेयरनेस, इम्पैथी आ जाती है, ठीक है, सहानुभूति एक तरह से, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉपिंग विद स्ट्रेस, कॉपिंग विद इमोशंस, ठीक है। अब देखो स्ट्रेस, इमोशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा आपका लाइफ स्किल्स में आ जाएगा। मीन्स आपका एक जीने का तरीका क्या है, ठीक है, किस तरह से आप जी रहे हो, आपके क्या क्या स्किल्स है लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्लास टाइम हो गया, ओके। और बाकी इंडिविजुअल असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीर असेसमेंट, ठीक है। पीर का मतलब क्या होता है, सेम, क्लासमेट के साथ क्लासमेट, ठीक है, मेरे मीन्स आप लोग आपस में असेसमेंट करते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, अपने आप का मूल्यांकन करते हो। सेल्फ मतलब खुद का, कोई इन्वॉल्व नहीं है। ग्रुप का मतलब एक बहुत बड़े समूह में। और इंडिविजुअल असेसमेंट का मतलब दिस इंक्लूड एनी एक्टिविटी और टास्क विच इज परफॉर्म्ड बाय एनी स्टूडेंट इंडिविजुअली, जब मैं खुद से कुछ काम कर रही हूँ, ठीक है। सेल्फ का मतलब देखो यहाँ पे क्राइटेरिया है, वो जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग मैं सेल्फ असेसमेंट कर रही हूँ, ओके। मैम मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है फिलर फॉर्म में, पेपर 1 के लिए इतने सारे टीचर और पेपर 2 में एक ही टीचर पर 10 यूनिट का बर्डन है, ये तो बहुत वक्त लग जाएगा मैम। पेपर 2 के लिए हाँ एक ही टीचर होता है वैसे तो, क्योंकि कोर सब्जेक्ट है ना आपका, मेन सब्जेक्ट है वो, और पेपर 1 आपका जनरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे टीचर है। और पेपर 2 तो मान लो मेरा कॉमर्स है तो मैं कॉमर्स ही पढ़ा सकती हूँ, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाऊँ, लॉ कैसे पढ़ाऊँ, कॉमर्स में NJRF क्वालिफाइड किया है, इसलिए पेपर 2 के लिए एक ही टीचर है। मैं और सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लूँ, मान लो आपने 10th की है, सॉरी आपने +2 की है मेडिकल में, आप कैसे आर्ट्स पढ़ा लोगे, फिर जाके प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और एलिजिबिलिटी क्या है, जिसमें नेट है आप वही पढ़ा सकते हो, वही सब्जेक्ट आप कॉलेज में पढ़ाने जाते हो, अगर आपका नेट कॉमर्स में है तो कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। बाकी तो टीचरों पे डिपेंड रखता है ना, अगर कोई सेम सेम हो तो फिर दे देते, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया तो वो इकोनॉमिक्स कॉमर्स में भी पढ़ना पड़ता है, मैनेजमेंट में भी पढ़ना पड़ता है, और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी अलग से। ओके, सो थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो, देखो प्रॉब्लम्स तो हर जगह है, कहाँ नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है मैम, हमारी लाइफ में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हर जगह है, बट प्रॉब्लम का देखो, एक जो बेस्ट व्यक्ति होगा ना वो हमेशा प्रॉब्लम के बारे नहीं, जो एक ऐसे होगा ना नॉर्मल सा, वो हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहेगा, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम। और जो एक बहुत ज्यादा बेस्ट होगा ना वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। तो आपको बनना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि वो हमेशा प्रॉब्लम का समाधान करने की ट्राई करेगा। और एक होगा वो हमेशा प्रॉब्लम ढूंढता रहेगा, यहाँ भी प्रॉब्लम, वहां भी प्रॉब्लम, जहां जाओ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो आपको कैसा बनना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मीन्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वाला व्यक्ति। पेपर 1 की अच्छे से तैयारी करो, बाकी पेपर 2 का PYQs है, सिलेबस है आपके पास, ठीक है, सिलेबस है आपके पास, क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग करो तैयारियां। मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो ये एग्जाम आपका ऐसा है कि यहाँ पे सब कुछ ही आपको स्पून फीडिंग नहीं होगी, जैसे छोटे बच्चे को रटवाया जाता था, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, वही एग्जाम में पूछा जाता था। यहाँ तो रट्टा भी नहीं चलना है, यहाँ तो काफी चीजें हैं, ओके।
प्रॉब्लम सॉल्व पर्सन, हाँ जी। सो थैंक यू सो मच। 8 बज चुके हैं, 9 PM आपकी क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक आधा कंसेप्ट करवा दूंगी मैं, जो कि ऐप पे नहीं करवाऊंगी, वो वहाँ पे ही करवाऊंगी। ओके, कर लो अपनी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो, फिर मिलते हैं 9 PM मिलते हैं यूट्यूब पर। बाय बाय जी। रिकॉर्डेड देख लेना सियाराम जी, बट ये नहीं कि सभी रिकॉर्डेड देख लेना। हाँ, सब्जेक्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। ओके ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।